वेलकम टू काकन एसआर कॉम्पिटिटिव जोन। आज सभी छात्र हमसे जो जुड़े हुए हैं लाइव के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, हम उन बिंदुओं की बात करेंगे जहां से इतिहास का एक नया क्रम चालू होता है, मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में हम जानेंगे कि कौन कौन से शासक कैसे आए, किस प्रकार से आए, भारत में इस्लाम का उदय कैसे होता है, भारत में इस्लामिक जो शासक करता आते हैं किस प्रकार से आते हैं, उन सभी बिंदुओं पे हम बातें करेंगे। मध्यकालीन भारत में पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ। तो इस्लाम का उदय मोहम्मद साहब से प्रारंभ होता है, वहीं से पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं। मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। जन्म इनका हुआ था मक्का में, और जब यहाँ मक्का से जब मदीना की तरफ जाते हैं तो उसे संबत या हिजरी संबत के रूप में देखा जाता है। चलिए इनके पिता का नाम जान जाए क्या है। तो इनके पिता का नाम है अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना या अमीना के नाम से इन्हें जाना जाता था। इनके चाचा थे अबू तालिब साहब। अबू तालिब साहब जो थे मोहम्मद साहब का लालन पालन पोषण इन्होंने ही किया था। ये किस कबीले से थे, प्रश्न पूछ दिया गया अगर, तो आप बताएंगे कुरैशी या कुरैश कबीले से इनका संबंध था। इनका परिवार पुजारी परिवार था। किस प्रकार का परिवार था? पुजारी परिवार, जो अल्लाह की पुत्रियों की पूजा किया करते थे, अल्लाह की बेटियों की पूजा किया करते थे। हीरा नामक एक पहाड़ी पर, किस पहाड़ी पर? हीरा नामक एक पहाड़ी पर मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ था, हीरा नामक उस पहाड़ी पर। सलमान रुश्दी की एक पुस्तक है जिसका नाम है द सेटनिक वर्सेस में इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। कुछ चीजें हम लोग वहीं से उठाते हैं, उस चीज को देखते हैं। हमारे लिए जो पढ़ने के लिए आवश्यक है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से है, वह 712 ईस्वी से देखने को मिलेगा। लेकिन जिस विषय को आप पढ़ने चल रहे हैं, इस्लाम आक्रमणकारियों को देखने चल रहे हैं, तो सबसे पहले इस्लाम उदय को हम देखते हैं। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मदीना चले गए। कहाँ से? मक्का से मदीना चले गए। और यह घटना हिजरत के नाम से जानी जाती है, हिजरत कहलाई, हिजरत के नाम से जानी जाती है। जब मक्का से मदीना जाते हैं तो उसी क्रम को हिजरी संबत के रूप में आरंभ किया गया, कहा गया इसी दिन से हिजरी संबत प्रारंभ होता है, मक्का से मदीना जाने के क्रम। 630 ईस्वी में 630 ईस्वी में मक्का पर एक आक्रमण होता है और 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद साहब मुसलमानों के धार्मिक तथा राजनीतिक प्रमुख माने जाते हैं। धार्मिक तथा राजनीतिक दोनों प्रकार के। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो हुए उनको खलीफा कहा गया, खलीफा कहा गया। उसके साम्राज्य को खिलाफत के रूप में देखा गया। किस रूप में? खिलाफत के रूप में। 4 खलीफाओं के नाम चर्चे में आते हैं, देखने में आते हैं, जितना आवश्यक हो उतना। ये 4 खलीफा कौन थे? एक थे अबू बकर साहब, उमर, उस्मान और अली। अबू बकर, उमर, उस्मान ये तीनों जो थे वह सुन्नी थे तथा अली जो थे वह शिया वर्ग से थे। अली के पुत्र, इसी अली के पुत्र हुसैन साहब की हत्या करबला में कर दी जाती है और उसी दिन से एक त्यौहार आप देखते होंगे वो मनाया जाता है, करबला पे ले जाकर तजिया को पहुंचाया जाता है। मुहर्रम का त्यौहार के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे की चीजें जो हैं वह आवश्यक हैं। तो उसमें एक ऑटोमन साम्राज्य हुआ है, उस्मानी वंश से संबंधित है ऑटोमन साम्राज्य। यहाँ पर खलीफा पद को हटाने के लिए भारत में जब अंग्रेज का शासन था तो 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा साहब जो थे वह खलीफा पद को समाप्त कर दिए थे। इसके लिए भारत में खिलाफत आंदोलन भी चालू किया गया था। बाकी चीजें जो महत्वपूर्ण थी वो आप देख चुके हैं। अब हम प्रारंभ करेंगे अपने महत्वपूर्ण टॉपिक, जो जिसको हमें पढ़ना है वह है भारत में इस्लाम का आगमन, या भारत में अरब आक्रमणकारी जो थे उनको देखना है। तो भारत में मुस्लिमों का जो आगमन हुआ वह 3 प्रकार से देखने को मिलेगा और 3 प्रकार से हमें पढ़ना है। पहला है अरब आक्रमणकारी, दूसरा है तुर्क और तीसरे है अफगान। अरब आक्रमणकारी में जो पहला नाम आएगा वह आएगा मोहम्मद बिन कासिम। किसका नाम आएगा?
मोहम्मद बिन कासिम का। ये आक्रमण क्यों हुआ, बड़ा प्रश्न है। अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि आक्रमण हुआ, लेकिन आक्रमण हुआ क्यों, ये प्रश्न है कि आक्रमण का कारण क्या था। श्रीलंका के एक शासक थे खलीफा वलीद, के लिए कुछ उपहार भेजे गए थे, जिसे देवल नामक बंदरगाह पे समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। अब चूंकि खलीफा के लिए ये भेजा गया था और देवल नामक स्थान पे बंदरगाह पे लूट लिया गया था, तो सिंध के शासक जब दाहिर थे उनसे कहा गया कि सहायता चाहिए, और इन जो लुटेरे थे उन पर आक्रमण करने के लिए कुछ सहायता चाहिए। सिंध के शासक ने साफ साफ मना किया। ईरान के जो शासक थे अल हजलाल साहब, यह भारत पे आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए और कहे कि हम भारत पर आक्रमण करेंगे, हम भारत पर आक्रमण करेंगे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नामक एक व्यक्ति जो अरब का था, उसने सिंध पर आक्रमण किया और सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। मोहम्मद अल हजलाल का भतीजा और दामाद भी यह था। कौन? मोहम्मद अल हजलाल का भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम। उस समय जो महत्वपूर्ण घटना है कि किसने साथ दिया था, तो साथ देने वाला एक व्यक्ति था या एक समुदाय था, वो थे बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षुओं ने मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की। बौद्ध भिक्षुओं ने मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि हम लोग टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, हमें टू द पॉइंट पढ़ना, हमें परीक्षा क्वालिफाई करना है, हमें परीक्षा में पीएचडी नहीं करना है। किसी भी विषय को, इतिहास पढ़ना है केवल परीक्षा निकालने के लिए, इतिहास में पीएचडी नहीं करना है। मोहम्मद बिन कासिम पहली बार सिंध पर जजिया कर लगाता है। अब आया एक नाम जजिया। जजिया कर पूरे इतिहास में आपको इसके बाद देखने को मिलेगा। फिरोज शाह तुगलक का भी नाम आएगा जब ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाते हैं। आपको औरंगजेब का नाम भी सुनने को मिलेगा जब जजिया कर लगाएंगे। तो जजिया कर पहली बार भारत में मोहम्मद बिन कासिम साहब लगाते हैं, मोहम्मद बिन कासिम लगाते हैं। जजिया कर वास्तव में था क्या, तो ये भी देख लीजिए। यह एक राजनीतिक कर था उस समय। क्या था? राजनीतिक कर, जो किस पे लगाया जाता था? जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता, गैर मुसलमानों पर लगाया जाता, गैर मुसलमानों पे लगाए जाने वाला कर क्या था? जजिया कर। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में एक मकतब की स्थापना की। किसकी? मकतब की स्थापना की। ये मकतब क्या होता है? तो मकतब का साधारण मतलब होता है प्राथमिक शिक्षा केंद्र। प्राथमिक शिक्षा केंद्र को मकतब के रूप में जानते हैं, जैसे कि आजकल मदरसा के रूप में हम आप देखते हैं। इस आक्रमण की जानकारी जो मिलती है हमें, वह चचनामा नामक एक पुस्तक से मिलती है। किस पुस्तक से? चचनामा नामक एक पुस्तक से मिलती है। अच्छा, चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है, तो चचनामा के राइटर कौन है? ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, पीसीएस में पूछा जा चुका है, समीक्षा अधिकारी में, वनडे एग्जाम में तो अक्सर पूछा जा चुका है। चचनामा जो पुस्तक थी, उसके राइटर अज्ञात हैं, अर्थात उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। चच जो थे वह दाहिर के क्या थे? वो पिता थे। चच दाहिर के पिता थे। और जो चचनामा लिखी गई इनसे संबंधित ही पुस्तक थी। इसी से हमें जानकारी मिलती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। दाहिर एवं जय सिंह लड़ते हुए दोनों जो मारे गए, ये दोनों लड़ते हुए मर गए। आक्रमण का वास्तविक कारण क्या था? अगर भारत में आक्रमण किए मोहम्मद बिन कासिम, तो वास्तविक कारण अगर ढूंढा जाए क्या था, तो उसका वास्तविक कारण जो दिखाई देता है, वह दिखाई देता है भारत की आर्थिक संपन्नता। सॉरी, भारत की आर्थिक संपन्नता। भारत की आर्थिक संपन्नता जो है, वही भारत पर आक्रमण करने का एक महत्वपूर्ण कारण दिखाई देता है। अरबों ने आगे बढ़ते हुए प्रयास किया, लेकिन गुज्जर पर जब अरब आगे बढ़ने लगे, भारत में अन्य जगह पे आक्रमण करने के लिए देखने लगे, उस समय गुज्जर प्रतिहार शासकों ने उनका कड़ा मुकाबला लिया और उन्हें मार भगाया, अरबों को बुरी तरीके से पराजित किया। जब भारत में अरब आते हैं, अरब आक्रमणकारी आते हैं, तो कुछ तो प्रभाव छोड़कर जाएंगे। वह प्रभाव किस प्रकार से छोड़ते हैं? तो एक सांस्कृतिक समन्वय के रूप में जो प्रभाव छोड़ते हैं, वह क्या था? पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद होता है, जिसका नाम कलीला व दिमना रखा जाता है। कलीला व दिमना रखा जाता है पंचतंत्र का। प्रश्न ये है कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई, और यह आप कमेंट के माध्यम से अवगत कराएंगे। पंचतंत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई?
चरक संहिता का भी अरबी में अनुवाद होता है और ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया जाता है, जिसमें दो पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं जिसके बारे में परीक्षा में पूछता है। यूपीएससी में पूछा गया था ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का अरबी अनुवाद क्या है? अल सिंध हिंद के नाम से जाना जाता है और खंडन खाद का अल अमरकंद अरकंद के नाम से जाना जाता है। एक नई चीज देखने को मिलेगी आपको, अरबों ने भारतीय दशमलव प्रणाली को ग्रहण किया था। किसे? जो अरब आक्रमणकारी थे जब भारत में आए थे तो यहाँ से दशमलव प्रणाली को वो ग्रहण कर भारत से दशमलव प्रणाली वो लेके गए थे, जिसे अरब देशों में हिंदसा कहा गया। हिंदसा, हिंद से आया हुआ हिंदसा के रूप में जाना गया। अल ख्वारिज्म नामक व्यक्ति ने अरब देशों में इसे प्रसिद्ध किया। जो दशमलव प्रणाली थी अरब हमसे लेके गए और जब अरब देश में पहुंचे तो वहां पे एक व्यक्ति था ख्वारिज्मी, उसने वहां पे इसे प्रसिद्धि प्राप्त कराई। यूरोप में इसे अरबी संख्या पद्धति भी कहा जाता है। अरबी संख्या पद्धति भी कहा जाता है। नई चीज जो देखने को मिली, व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि देखने को मिली, क्योंकि जब किसी भी देश के साथ तालमेल बढ़ेगा तो व्यापार और वाणिज्य दोनों बढ़ेगा और शानदार तरीके से बढ़ेगा। ये बिंदु जो रहा आपको देखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अरब आक्रमणकारी से इससे बाहर परीक्षा में नहीं बन सकता, दावे के साथ मैं कहता हूं। जो महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलेगी, अरब के बाद तुर्क आक्रमणकारी को आप समझेंगे और यहाँ पे एक पूरा आयाम खुलेगा आपका पढ़ने का नया तरीका। मध्यकालीन इतिहास में अब आप प्रवेश कर चुके हैं, तो मध्यकालीन इतिहास में प्रवेश करने में सबसे पहले देखते हैं तुर्क आक्रमणकारियों को। तुर्क आक्रमणकारी ये कैसे थे, इनका भारत में किस प्रकार से आए, कैसे रहे, क्या हुआ, इन विषयों में। तुर्क जो थे मध्य एशिया से आए थे और यह बर्बर जाति के थे। किस जाति से थे? बर्बर जाति के लोग थे। तुर्कों ने गाजी की उपाधि को प्रसिद्ध किया। किस उपाधि को प्रसिद्ध किया? गाजी नामक जो उपाधि थी तुर्कों के द्वारा ही प्रसिद्धि प्राप्त की गई। एक व्यक्ति था अल्पतगिन। अल्पतगिन तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था। अगर परीक्षा में पूछ गया कि अल्पतगिन किस साम्राज्य का संस्थापक था या पूछ दिया गया तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे अल्पतगिन। अल्पतगिन इसी का पुत्र था सुबुतगिन। सुबुतगिन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क। भारत पे आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? तो वह था सुबुतगिन। और इसे आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, श्योर परीक्षा में पूछने वाला प्रश्न है, डिट्टो प्रश्न पूछेगा। सुबुतगिन, सुबुतगिन का पुत्र हुआ महमूद गजनवी और यह भारत पे आक्रमण जब भी किया भारत की धन संपदा को लूटने के लिए किया। बहुत बार आक्रमण किया, लगभग बताया जाता है इतिहासकारों का मानना 17 बार के आसपास भारत पे आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर को लूटा, भारत की धन संपदा को बुरी तरीके से लूटा। बहुत ही एक बर्बर टाइप की इसकी सोच रही। सुबुतगिन का यह पुत्र था और इसने सिस्तान के शासक खलफ बिन अहमद को पराजित किया हुआ था, तो इसका कॉन्फिडेंस तो बढ़ा हुआ था पहले से। अब जब कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था तो ये भारत की तरफ भी ध्यान दिया और खलीफा जो थे उस समय के उन्होंने इसे सुल्तान की उपाधि प्रदान कर दी। एक प्रश्न बनकर अब आता है, यह प्रथम मुसलमान था। कैसा? तो प्रथम मुसलमान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो मोहम्मद बिन गजनवी भारत का ही नहीं अपितु पहला ऐसा मुसलमान जो भारत पे आक्रमण किया, वह पहला मुसलमान था जिसे सुल्तान की उपाधि किसने दिया था? खलीफा के द्वारा दी गई थी। खलीफा के द्वारा सुल्तान की उपाधि दी गई थी। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए। इसका एक और भी उपाधि है, बुत सिकन के रूप में इसे जाना जा सकता है। बुत सिकन। अच्छा, प्रश्न ये बनेगा बुत सिकन क्या है? बुत सिकन फारसी का वर्ड है, जिसे सामान्य तौर पर अगर हिंदी की बात किया जाए तो उसे कहा जाएगा मूर्ति भंजक। मूर्ति को तोड़ने वाला बुत सिकन के नाम से जाना जाता है। बुत सिकन भी इसे कहा जाता है। खलीफा के समक्ष, ये खलीफा के पास जब गया, खलीफा ने इसे सुल्तान का पद दिया, तो खलीफा के समक्ष इसने एक प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा ली? तो प्रतिज्ञा लेता है कि हिंदुस्तान पर यह प्रतिवर्ष आक्रमण करेगा, हिंदुस्तान से धन संपदा लूटेगा, वह लूट के अपने देश लेकर जाएगा, उस देश का विकास करेगा, लेकिन भारत की
जो भारतवर्ष की जन्मभूमि थी, जो धरती थी, उस धरती का विनाश करने के लिए चला था। कई मंदिरों को तोड़कर अपने देश की तरफ ले गया। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार। और जब भी आक्रमण किया है इसने, तब तब भारत की संपदा को लूटा है बुरी तरीके से। जैसे 1000 ईस्वी में वह हिंद पर आक्रमण करता है और जयपाल को पराजित करता है। जयपाल को इतनी बुरी तरीके से पराजित करता है, इतना अपमानित करता है, पूरी धन संपदा लूट के लेकर चला जाता है। जयपाल बहुत ही ज्यादा परेशान। सोचिएगा, एक व्यक्ति जो राजा हुआ करता हो, उसके साम्राज्य में घुस के साम्राज्य को तहस नहस करना, उनके यहाँ एक अलग ही रौद्र रूप का धारण करके दिखाना, वहां की बेटियों के साथ, बहुओं के साथ गलत व्यवहार करना, ये सब देख के जयपाल आत्महत्या कर लेते हैं, मृत्यु दंड ले लेते हैं और स्वयं ही आत्महत्या करते हैं। इसके बाद 1009 ईस्वी में जो महत्वपूर्ण इसने आक्रमण किए, जो लुटेरा का काम था, इसका लूटना इसका काम था, ये आता है नारायणपुर में अलवर के पास, यह फिर करता है। 1014 में थानेश्वर हरियाणा में और 1016 में जब ये जाता है कश्मीर में, तो ये असफल हो जाता है, असफल आक्रमण था। 1018-19 में कन्नौज एवं मथुरा पर आक्रमण करता है और मंदिरों को तोड़ता है, लूटता है, धन संपदा लूट के ले जाता है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर यह आक्रमण करता है और अब तक के इतिहास में सबसे भयंकर मूर्ति तोड़ना, धन लूटना और भारत की तमाम धन संपत्ति जो सोमनाथ मंदिर पे मौजूद थी, सब कुछ लूट कर जाते समय जो मार्ग इसने अपनाया, वह कच्छ और सिंध का रास्ता ही अपना कर जाता है। सबसे सफल आक्रमण था। अच्छा, ये बात क्यों लिखी गई है कि वापस लौटते समय कच्छ और सिंध का रास्ता अपनाया? तो ये इसलिए लिखा गया है कि परीक्षा में पूछा जा चुका है। जब परीक्षा में पूछा जा चुका है, उसे पॉइंट करके लिख दिया गया, स्टार बना के लिख दिया गया, और ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, 5 स्टार इसको। जाटों के विरुद्ध यह अभियान करता है, वह इसका अंतिम अभियान होता है 1027 ईस्वी में। 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हो जाती है और यह मर जाता है, इस संसार को इससे मुक्ति मिल जाती है। इसके दरबारी जो विद्वान थे, सब मामलों में तो ये कुछ भी हो, लेकिन एक मामले में ये सही था, वह था दरबारी विद्वान बहुत ही कलाकार, बहुत ही पढ़े लिखे लोगों को रखा था, समझदार लोगों को रखा था। इतिहासकार आज भी जब इतिहास लिखते हैं तो इनके लिखी गई किताबों का प्रयोग करते हैं। दरबारी विद्वान उतवी हुए, बैहाकी हुए, 2 ऐसे दरबारी के विद्वान थे। किताबुल यामनी उतवी की पुस्तक है और तारीखे सुबतगीन और या तारखी मसूदी यह बैहाकी की पुस्तक है। बैहाकी जो हुआ, लेनपुल ने बैहाकी की तुलना पूर्व के पेप्स से की है, पूर्व के पेप्स से की है, और ये स्टार किया क्या है, इसका मतलब महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं, फिरदौसी को देखते हैं। फिरदौसी ने शाहनामा नामक एक पुस्तक की रचना की, और शाहनामा जो पुस्तक है, आपसे बता दें कि ईरान का नेशनल एपिक है, नेशनल एपिक है ये शाहनामा। एक अन्य व्यक्ति आते हैं और यह आपके लिए सबसे ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे, अल बरूनी या बरूनी के नाम से जाना जाता है, जिनकी अरबी में पुस्तक है, वह है कौन सी? शानदार पुस्तक है अल बरूनी। इसी अल बरूनी की किताब का नाम था तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, और यह अरबी भाषा में लिखा गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण, अब तक के टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे आप याद कर लीजिएगा, चाहे किसी भी परीक्षा को देने जाइए। चलिए अगला नाम देखते हैं। फारिज्म का यह निवासी था। कहाँ का निवासी था? फारिज्म का निवासी था, और इसे फारसी, अरबी, तुर्की भाषाओं का ज्ञान था। किसे किसे अल बरूनी को, इसी अल बरूनी को फारसी, अरबी, तुर्की भाषाओं का ज्ञान था। यह दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, इतिहास, राजनीति, अन्य सभी प्रकार के ज्ञान इसके पास थे, बहुत ही पढ़ा लिखा। यही नहीं, भारत में आया, केवल 3 महीना भारत में रहा, यहाँ से संस्कृत और ज्योतिष शास्त्र सीख कर गया बनारस से। बौद्धिक क्षमता इसकी बहुत ही शानदार थी। गजनवी के साथ भारत पे आया था। भारत पे कब आया था? जब गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था, तो यह भारत में उसी के साथ आया था।
भारत में संस्कृत और ज्योतिष शिक्षा का ज्ञान इसने प्राप्त किया बनारस से। अपनी पुस्तक में यह लिखता है, किसका वर्णन करता है? सती प्रथा, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा आदि का यह वर्णन करता है। भारत में रहा, 3 वर्ष तक रहा, अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, भारतीयों को विद्वान मानता है, लेकिन लिखता है कि भारत के लोग, भारत की जनता विद्वान तो है लेकिन कूपमंडूक। क्या है? कूपमंडूक है। भारत की जनता विद्वान है लेकिन क्या है? वो कूपमंडूक है। और ये हमारे लिए इतिहास का गजनवी से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट वो सभी क्लियर। आगे की क्लास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वह है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के विषय में पढ़ने से पहले मोहम्मद गौरी के महत्वपूर्ण बिंदु की हम पहले चर्चा करें। मोहम्मद गौरी था कौन? मोहम्मद गौरी भारत में कब आया, किस प्रकार से आया और इसकी सोच क्या थी? गजनवी एक लुटेरा किस्म का व्यक्ति था। भारत में जब भी आया वो लूटने के मानसिकता से आया। गौरी इस मानसिकता का नहीं। गौरी की मानसिकता थी कि भारत में पहुंचे और भारत में शासन करें, अपना साम्राज्य विस्तार करना उसकी सोच थी। गौरी भारत में आता है, देखते हैं कैसे। गौरी की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी गजनी। राजधानी कौन सी थी? गजनी। गौरी की राजधानी का नाम था गजनी। उसका अन्य नाम था मोहम्मद बिन साम। अच्छा, गौर प्रांत से था इसलिए इसे गौरी कहलाया, लेकिन गौरी और गजनवी के बीच में कोई संबंध नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर यह अभियान करता है। 1178 ईस्वी में गुजरात पर यह अभियान करता है। गुजरात का शासक उस समय मूल द्वितीय या मूल भीम द्वितीय होते हैं गुजरात के शासक, और भीम द्वितीय की माँ जो नायिका देवी होती है उनकी संरक्षिका होती है। नायिका देवी कौन होती है? उनकी संरक्षिका होती है। भीम द्वितीय की राजधानी थी अनहिल पाटन। अनहिल पाटन उनकी राजधानी थी। और उसके बाद से ये जो आक्रमण करता है वो होता है सबसे महत्वपूर्ण, आप पढ़ेंगे तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। आप ध्यान रखिए, तराइन का तृतीय युद्ध नहीं पढ़े, लेकिन आज हम आपको तराइन का तृतीय युद्ध भी पढ़ेंगे। तो तराइन के युद्ध को देखते हैं कौन कौन से। पहला तराइन का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध जो होता है आप सभी जानते हैं, वह होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान साहब के बीच होता है। भारत का ऐसा सूर्य जो हमेशा चमकता है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच एक युद्ध होता है, और वह युद्ध जो होता है जिसमें गौरी गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। कुछ ही महीने बाद 1192 में पुनः गौरी पूरे नव लश्कर के साथ चलता है और पृथ्वीराज चौहान साहब के सामने तराइन का द्वितीय युद्ध पुनः होता है। पृथ्वीराज चौहान साहब सोचते हैं कि अभी कुछ ही समय पहले आया था, इसको बुरी तरीके से हराए थे, हराकर इसको भेज दिए थे अपने देश कि जाओ, माफ कर दिए थे, इसकी इतनी हिम्मत कि दोबारा आ गया। आता है, द्वितीय युद्ध नहीं होता है। इस बीच युद्ध के पहले और दूसरे के बीच में एक क्रम चलता है। जयचंद की पुत्री संयुक्ता के साथ पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कथा। ये प्रेम कथा कुछ हद तक माना जाए कि द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार का एक कारण। हम चूंकि बहुत डीप में नहीं जाना चाहते, क्लास आपके तरीके से चलानी है, समाप्त करना है, परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान रखना है, उसके लिए आवश्यक है। द्वितीय युद्ध में गौरी जीत जाता है। इस समय दिल्ली का जो शासक होता है वह गोविंद तृतीय होता है। कौन होता है? गोविंद तृतीय होता है। और यह किसी भी परीक्षा, खासकर तीसरी परीक्षा के लिए समीक्षा अधिकारी आवश्यक है कि दिल्ली का शासक 1192 ईस्वी में कौन होता है? तो होता है गोविंद तृतीय। 2 वर्ष बाद जिस जयचंद गढ़वाल ने
साथ दिया होता है गौरी का, उसी पर आक्रमण कर देता है। चंदावर का युद्ध होता है, गौरी यहाँ भी जीत जाता है और गढ़वाल साहब हार जाते हैं, जयचंद साहब हार जाते हैं, जो कन्नौज के शासक हार जाते हैं। गौरी जब भारत में विजित हो जाता है, जीत जाता है, जीतने के बाद शासन सत्ता उसके हाथों में है, तो ऐबक को विजित क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त कर यहाँ से चला जाता है। 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध एक अभियान होता है। इस अभियान में गौरी घायल हो जाता है, तो 1206 में गौरी की मृत्यु हो जाती है। 1206 में गौरी की मृत्यु हो जाती है। गजनवी पता ही आप जा चुके हैं, बहुत पहले ही 1030 ईस्वी में गौरी चले गए 1206 में, तो गौरी मर जाते हैं। तो गवर्नर जिसे नियुक्त किया गया होता है वो कौन था? वह था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद बिन गौरी के कुछ काम है जिसे हम ध्यान देखेंगे। गौरी ने मोहम्मद बिन साम नामक, जो इसका मूल नाम था, उस मोहम्मद बिन साम नामक एक देहलीवाज सिक्के चलाए थे। और इस सिक्कों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो हमारी, वो विशेषता क्या है? तो विशेषता ये है कि इसने उस सिक्कों पर देवी लक्ष्मी, किसकी? देवी लक्ष्मी की चित्र बनाया था, देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनाई थी। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, कौन सा ऐसा शासक था जिसके सिक्कों पर माँ लक्ष्मी या देवी लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हुई थी, चित्र बना हुआ था? ऑप्शन आपके पास है। आप साधारण तौर पे गौरी को जब भी पढ़ेंगे, गौरी आंसर आएगा। क्या कारण रहा होगा? कभी चर्चा करेंगे, कभी विशेष चर्चा करेंगे, इसको बताएंगे कारण क्या है। इसके बाद से सल्तनत काल का प्रारंभ होता है। भारत का नया इतिहास लिखना अब प्रारंभ, जिसके तहत आप लोग सल्तनत काल में मामलुक वंश या गुलाम वंश इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है, इसे पढ़ेंगे। 1206 से 1290 का आप इतिहास देखेंगे। ये सारी चीजें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक दिखाई देगा, इल्तुतमिश दिखाई देंगे आपको, रजिया, बलबन, यहाँ तक तो चलेगा आपका गुलाम। इसके बाद से खिलजी, तुगलक, लोदी, सैयद इत्यादि का नाम। फिलहाल पहली वीडियो मध्यकालीन इतिहास का यहाँ से प्रारंभ और शीघ्र आपके पास अन्य वीडियो भी यूट्यूब के माध्यम से हम आपसे जुड़े रहेंगे। हमारी क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। जिस प्रश्न की बात मैंने किया था उस प्रश्न का माध्यम भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर करें और हमारे इस नए चैनल को आप हौसला अफजाई करें, लोगों तक हमारी बात पहुंचाएं। जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जिनके पास माध्यम नहीं है पढ़ने का, उनके पास हमारे वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।